नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल और स्टॉक के टेक्निकल दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो शुरुआत करेंगे मंथली चार्ट से। तो देखिए, स्टॉक जो है काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेशन में रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। तो 2010 से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में रहा है, क्योंकि 2010 में इसकी जो कैपेसिटी थी टोटल, वो 2.6 गीगावाट की थी। फिर 2015 तक 4.5 गीगावाट की। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम एक्सपेंशन था। और उसके बाद 2016 से 21 तक बिल्कुल भी कंपनी ने कैपेसिटी एडिशन जो है किया नहीं था। पूरा जो उनका फोकस था वो डिलीवरी, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और कॉस्ट कंट्रोल पे था, क्योंकि उस टाइम पे जो है कंपनी का डेट काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट, इन सब चीज़ों पे कंपनी का जो पूरा फोकस था। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तो इस वजह से स्टॉक पे बिल्कुल तेज़ी नहीं है। उसी रेंज में ये स्टॉक चलता रहा। उसके बाद 2022 में कंपनी ने अनाउंस किया कि ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे। देन स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और 2023 में इनका 4.8 गीगावाट तक हुआ था। तो ये अभी भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं था, बट 2023 के एंड तक 6.6 गीगावाट हुआ। फिर 2024 तक के लिए इनका टारगेट था 10 गीगावाट तक का। और अभी जो इनका 2030 तक का टारगेट है, वो पहले इनका टारगेट था 20 गीगावाट का लास्ट ईयर दिया था। बट अभी के जो रिसेंट कंट्रोल में इनका टारगेट दिया है, वो 28.2 गीगावाट का टारगेट दिया है। तो जो कि ये लॉक इन कैपेसिटी, यानी इसमें जो है इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है, वो सभी मिला के 28 गीगावाट का आपका 2030 का इन्होंने टारगेट दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट है। तो यहाँ पे इतनी जल्दी कंपनी ने इतना बड़ा जो है एक्सपेंशन किया है। 2023 में इनका 4.8 गीगावाट से अब 2030 तक के एंड तक का जो इनका टारगेट है वो 28 गीगावाट तक का। ये काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है। तो इस स्टॉक का जो है प्राइस भी काफ़ी बड़ा हमें जो है बुलडा देखने को मिला है। अब वीकली चार्ट पे हम चलते हैं। तो यहाँ से स्टॉक पे करेक्शन है। अभी हम पहले लेवल्स की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक तो सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे सपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे कंसिडरेट किया है। और यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ से काफ़ी जल्दी जो है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में वापस स्टॉक नीचे आ गया है, और यहाँ पे कंसिडरेशन करके ऊपर गया है। तो यहाँ पे हमारा वीकली सपोर्ट हमने बना लिया है। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। तो जो हमने वीकली सपोर्ट बनाया है 406 का, वहाँ के स्टॉक पास आया है, बट यहाँ पे टच नहीं किया है इसको, और जो है जल्दी इसने रिजेक्शन ले लिया है। अब इसका जो हम डेली चार्ट पे का सपोर्ट बनाते हैं। तो डेली चार्ट में देखिए, यहाँ पे सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे स्टॉक ने जो है रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और इधर आप देखते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक ने जो है सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन लिया, ब्रेकडाउन दिया, बट तुरंत जो है रिजेक्शन लिया। और फिर यहाँ पे भी तीसरी बार जो है स्टॉक ने पुल बैक लिया है। तो यहाँ पे डेली चार्ट पे जो है सपोर्ट है इसका 446 का। और अब अगर यहाँ पे देखते हैं, तो स्टॉक जो है यहाँ पे पूरा कंसिडरेशन फेस में था ये स्टॉक। और यहाँ पे अपना इसने लाइफ टाइम हाई लगाया, और मार्केट में जब गिरावट शुरू हुई है सितंबर एंड में, तब से स्टॉक में गिरावट है। और यहाँ से स्टॉक में गिरावट है, और यहाँ पे स्टॉक कंसंट्रेशन फेज भी था, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि कुछ न्यूज़ आई थी कि कंपनी का जो बैटरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो बिजनेस है, वहाँ पे 500 मेगावाट का कुछ जो सीआरसी ने जो है ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है कि 2022 में ये प्रोजेक्ट साइन जो है इनको ऑर्डर मिला था, तब से अभी तक ये डिले हो रहा है। तो दोनों जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। कंपनी कह रही है कि सीआरसी की गलती है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिले किया है, और सीआरसी कह रहा है कि कंपनी डिले किया है। तो कंपनी ने इस चीज़ के लिए एयरटेल पे कंप्लेंट डाली है, बट इसका जब कब तक रिजल्ट आएगा ये पता नहीं हमें। तो इसमें क्या है कि बेसिकली 2022 में जो कंपनी ने बिड डाली थी, उस उन्होंने जो अपने बजट के हिसाब से जो है जो टेरिस की डिमांड करी थी। तो अब कब जो है सीआरसी उससे काफ़ी ज़्यादा कम टेरिस पे ये प्रोजेक्ट देने के लिए कह रहा है, क्योंकि 2 साल का डिले हो गया है। बट दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो है इनकी गलती है या उनकी गलती है। तो अब यहाँ पे अगर कंपनी कम टेरिस पे अगर ये प्रोजेक्ट करेगी, तो इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने अपना जो बजट प्लान किया था। तो अब सीआरसी कह रहा है कि 2 साल से अब तक जो है टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है, और अब ये प्रोजेक्ट किसी और को अगर देंगे तो वो काफ़ी कम बजट में करके दे देगा। बट कंपनी ने अपने उस टाइम के बजट के हिसाब से प्लान किया था, तो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो है इस प्रोजेक्ट में लॉस फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जो है कंपनी ने कंप्लेंट डाली है। मैनेजमेंट यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है कि जो फैसला है वो इनके फेवर में आएगा, बट अभी जो डिसीजन नहीं आया, तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है इस कंस्टिट्यूशन केस का। फिर यहाँ पे भी थोड़ी गिरावट है, Q2 रिजल्ट भी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आए, और अब भी यहाँ पे जो है स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 446 का। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, पुल बैक लेता है तो 446 पे हो सकता है वापस सपोर्ट ले, तो ये अच्छी एंट्री है। ये अच्छा सपोर्ट रहेगा एंट्री करने के लिए इस स्टॉक में। साथ में अभी कल एक न्यूज़ आई थी कि वेस्ट बंगाल से ने 1.6 गीगावाट का जो है एक ऑर्डर जो है एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये साइन किया, यानी कि ऑर्डर इनको पहले मिल चुका हुआ। तो ये हो सकता है कि जो 2030 का जो 28 गीगावाट का इनका जो टारगेट है लॉटेड, उसकी पाइपलाइन के अंदर ही ये जो है प्रोजेक्ट हो। तो ज़्यादा कोई न्यू न्यूज़ नहीं है ये।
बट यहाँ पे थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है हमें मंडे को इस न्यूज़ की वजह से। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो 89,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी 47 का है, इंडस्ट्री पी 28 का है। तो हाई पी पे चल रहा है स्टॉक, डेट टू इक्विटी 1.1 का है और बुक वैल्यू 3.2 की है। एंड रिटर्न्स जो है काफ़ी कम दे रही है ये कंपनी। तो इनका जो पीयर से कंपेरिजन करते हैं, तो देखिए इनका जो पी इतना ज़्यादा चल रहा है क्योंकि ये कंपनी जो है, इनका फोकस है कि 2030 तक जो इनका जो डोमिनेट पावर है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आए और थर्मल से थोड़ा कम रहे रिन्यूएबल के मुकाबले, इसलिए जो है इनका पी अभी ज़्यादा चल रहा है। और आप देखें तो जो एनटीपीसी है उसका अभी कोल से ज़्यादा आता है पावर, तो उसका पी कम चल रहा है। और जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है उसमें इन्होंने एक नई सब्सिडी बना दी है। तो अब यहाँ पे पावर ग्रिड है, इसका तो ट्रांसमिशन का बिजनेस है। अडानी पावर का भी जो है मेनली कोल से है। और जैसे अडानी ग्रीन का है, तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, तो इनका पी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। टाटा पावर का थोड़ा बेस्ट पोर्टफोलियो है, जो है थर्मल और रिन्यूएबल का, तो इनका 28 का पी है। तो ये कंपनी जो है रिन्यूएबल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, इसलिए इनका अभी पी ज़्यादा चल रहा है, डिमांड ज़्यादा चल रही है इस सेक्टर की। ठीक है, इस आप रिन्यूएबल की किसी और स्टॉक में जाएंगे तो आपको ज़्यादा पी पे देखने को मिलेगा। फिर रिटर्न्स की बात करते हैं, तो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा कम है 8.5 पी के मुकाबले। तो रिटर्न इसलिए कम है क्योंकि अभी जो कंपनी ने हाल ही में इतना ज़्यादा कैपेक्स करा है, तो इनको इतना ज़्यादा कैपेक्स की वजह से जो इनका जो इनिशियल आरओसी रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि टाइम लगेगा इन प्रोजेक्ट्स के रिटर्न्स आने में। और इनके जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनका जो है पे बैक टाइम पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा लंबा रहता है। जो इनके पावर परचेस एग्रीमेंट रहते हैं वो काफ़ी लंबे समय के रहते हैं, फिक्स्ड टेरिफ पे मोस्टली, तो यहाँ पे टाइम लगेगा। वहीं आप अगर आप जो थर्मल वाले जो कंपनीज है, थर्मल पावर वाले, उनका अगर आप आरओसी देखेंगे तो उनका जो आरओसी जनरली ज़्यादा रहता है थोड़ा, क्योंकि उनके जो एसेट्स हैं वो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुके हैं। जैसे आप अडानी पावर को देखिए तो उनका 32 का आरओसी है। टाटा पावर का भी सही आरओसी है 11% का। और तो बट जो जो रिन्यूएबल वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अडानी ग्रिड का सिर्फ 9 का आरओसी है और अडानी एनर्जी का 9% का आरओसी है। एंड तो बस यही चीज़ें है, इस वजह से जो कंपनी का भी आरओसी काफ़ी ज़्यादा कम चल रहा है, क्योंकि इनका कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा है और अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट किया है काफ़ी सारा कंपनी ने, तो टाइम लगेगा यहाँ पे। तो आपको आरओसी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। और डेट का अगर देखें तो जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है तो वहाँ पे डेट ऑब्वियसली रहता है। कैपिटल इंटेंसिव जो है ये इंडस्ट्री है पावर सेक्टर की, और सभी कंपनीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है। एंड इन्होंने अभी काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स भी किया है, तो यहाँ पे इस वजह से इनके ऊपर डेट भी है। रिजल्ट की बात करते हैं, तो देखिए इस क्वार्टर में 4% की सेल्स कम हुई है और 37% मार्जिन है, जो कि लास्ट ईयर 44% था। तो सेल्स और मार्जिन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और जो इनके सेल्स है वो लास्ट 3 क्वार्टर से ही कम है। लास्ट 2 क्वार्टर्स में फ्लैट सेल्स थी और इस क्वार्टर में 4% की सेल्स कम हुई है। तो इसका रीज़न है कि जो है सप्लाई काफ़ी ज़्यादा थी और डिमांड कम थी। तो बेसिक रीज़न तो यही है। जबकि होना क्या चाहिए कि डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए और सप्लाई कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा थी क्योंकि तो जो हाइड्रो पावर थी उसकी सप्लाई ज़्यादा थी, क्योंकि मानसून एक्सटेंड हुआ था इस बार ज़्यादा था। और रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई थी, वही डिमांड स्लो थी और जो कोल प्राइसेस है वो भी स्लो थे। तो इनके जो 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 इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स अभी नहीं है ज़्यादा। तो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मर्चेंट टेरिस के ऊपर रहते हैं, तो वो चेंजेस होते रहते हैं उसके प्राइसेस में। इनके फिक्स्ड अभी जो है प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो यहाँ पे मर्चेंट प्राइसेस थोड़ी चेंज होने की वजह से जो है कोल प्राइसेस कम हुए थे, तो मर्चेंट प्राइसेस भी कम हो गए। मार्केट में जो पावर की जो प्राइस थी वो कम हुई, इस वजह से कंपनी को मार्केट प्राइस पे ही सेल करना पड़ा। पहले से कुछ फिक्स्ड नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे मार्जिन पे भी प्रेशर रहा। और जो डिमांड की बात है, तो लास्ट ईयर जो कंजम्पशन ग्रोथ थी वो 9.9% थी ईयर और ईयर पे, और इस बार है 2.6%, तो काफ़ी ज़्यादा कम है। बट लास्ट ईयर का बेस ज़्यादा था, 9.9% का ग्रोथ हुआ था, तो इस वजह से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इतनी कम डिमांड नहीं थी। हाई बेस के ऊपर जो है डिमांड कम थी 2.6% की। तो यहाँ पे अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि Q4 रिजल्ट जो है वो बेटर रहेंगे। साथ ही कंपनी ने जो अभी 2 बड़े एक्विजिशन किए हैं, एक तो के महानदी का जो है किया है, तो वहाँ पे 16,000 करोड़ रुपये में एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है। और O2 पावर का जो है 12,468 करोड़ रुपये में कंप्लीट हुआ है। तो के जो एबिटडा था 2024 का वो 2,600 करोड़ का था। O2 पावर का था 2.3 गीगावाट की कैपेसिटी पे 1,500 करोड़ का, और 4.6 गीगावाट की कैपेसिटी पे जब कंपनी लेके जाएगी स्पेशल करके तो 3,750 करोड़ का जो एबिटडा रहेगा। तो आगे कंपनी का जो है एबिटा काफ़ी इंप्रूव होगा। बट जो के का जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, तो ये एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। बट यहाँ पे अभी लेंडर्स के पास 26% का स्टेक है और JSW ने 74% का स्टेक बाई किया है। तो जो इन्होंने IBC होता है जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट के थ्रू इस एक्विजिशन को कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे जो है जो लेंडर्स हैं उनके पास जो कंपनी का जो एबिटा है वो रहेगा। तो इनके पास पुट ऑप्शन रहेगा जो 1 साल बाद एक्टिवेट होगा, यानी 1 साल बाद के
और उसके बाद से 5 साल यानी अगले 1 से 5 साल के बीच में जो है जो लेंडर्स है वो उस पुट ऑप्शन को अपना जो है एक्सरसाइज करेंगे और जो बाकी का अपना रेवेन्यू स्टेक है 26% उसे सेल करेंगे। तब तक जो ये एबिटा है ये लेंडर्स के पास रहेगा, जेएसडब्ल्यू के पास दी जाएगा। तो जब तक जो लेंडर्स के जो ड्यूज और क्लेम्स है कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो है अपने इस पुट ऑप्शन के थ्रू इस स्टेक को सेल करेंगे और उसके बाद जेएसडब्ल्यू के फाइनेंशियल्स में ये एबिटा इंक्लूड होगा। तो अभी के लिए ये एबिटा इंक्लूड नहीं होगा, बट यहाँ पे जो है अभी एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है और आगे जो इनके मार्जिन और रेवेन्यू ड्रॉप होने का है, तो मुझे लगता है आगे जैसे समर जो है इंक्रीज़ करेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ होगा तो जो डिमांड है वो वापस से आ जाएगी कंपनी के पास। जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो वापस से पिकअप करेगी। ईयरली रिजल्ट देखते हैं तो 2024 में 11% की सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन 47% का है और जो नेट प्रॉफिट्स है वो 1725 करोड़ के हैं। अब जो इनके कैपेसिटी कर रहे हैं तो लगातार इनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो डेट जो है कंपनी ने अभी काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी डेट लिया है कंपनी ने और साथ में इन्होंने अपना जो है स्टेक भी प्लेस कर रखा है यहाँ पे 6.5% का। अभी पहले 10% था पर वहाँ से काफ़ी कम कर लिया है कंपनी ने, आगे हो सकता है कम करे। बट अभी जो आगे इनका जो कैपेसिटी का जो इनका प्लान है तो वहाँ पे जो है डेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को। और रेशियोज़ की बात करेंगे तो काफ़ी कम आरओसी है अभी 9% का और अभी कुछ टाइम तक जो है रिटर्न्स कम ही रहेंगे कंपनी के। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 69% प्रोमोटर्स है, FIIs 14%, DIS 10% और पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है 5.9% की। अब टिकर टेप पे देखते हैं तो 3% से घट के 2.8% पब्लिक होल्डिंग है अभी, तो काफ़ी कम होल्डिंग है पब्लिक की भी, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। सो इस वीडियो बस इतना ही। आई की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन या किस और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।